हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीडीआई सीरीज वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और रीजनल ग्रुपिंग को जिसका नाम है ब्रिक्स। और इससे पहले हमने जो रीजनल ग्रुपिंग को कवर किया है वो है एससीओ, बीमस्टेक, आसियान और क्वाड। आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिक्स एंड ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज मिलकर बनाती है इस ब्लॉक को जिसका नाम है ब्रिक्स। और हम ब्रिक्स को कवर कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली अभी इसकी 14th समिट हो चुकी है जो हुई थी चाइना के अंदर। और उसमें इन्होंने क्या अडॉप्ट किया है? इन्होंने अडॉप्ट किया है बीजिंग डिक्लेरेशन को। उसी डिक्लेरेशन के अंदर कुछ बातें कही गई है और इंडिया ने भी अपने कुछ इनिशिएटिव को आगे रखा है। पहली बात क्या कही गई है कि डिनाइल किया जाएगा, नकारा जाएगा करप्शन के सेफ हेवन को। जो उसके सुरक्षित स्थान होंगे उनको नकारा जाएगा। उसमें इंडिया क्या बात बोलता है कि जो ब्रिक्स की आइडेंटिटी है, ब्रिक्स का जो अस्तित्व है उसको नखारा जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, स्ट्रेंथ दी जाए, मजबूती दी जाए। सेकंड, इंडिया क्या बात करता है कि जो ब्रिक्स का डाटा है, ऑनलाइन डाटाबेस है, उसको कंसोलिडेट किया जाए। उसके बाद इंडिया बात करता है एमएसएमएस की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इस पे भी इंडिया बात करता है। उसके बाद स्टार्टअप इवेंट की इंडिया बात करता है जिसको इंडिया ने ऑर्गेनाइज भी किया है ब्रिक्स के अंदर। उसके बाद रेलवे रिसर्च, जो रेलवे की कनेक्टिविटी है उस पे भी इंडिया बात करता है। ये कुछ इंडिया ने इनिशिएटिव प्रस्ताव इस मीटिंग में जाके रखे थे। और ब्रिक्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, ब्रिक्स में आती हैं 5 कंट्रीज और ये 5 कंट्रीज इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था। क्यों इनको ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि एक धारणा बनी है, एक नोशन बनी है कि आने वाले 20-25 साल में, या बोल सकते हैं हम 2050 तक, ये 5 इकोनॉमीज डोमिनेट करेंगी ग्लोबल ग्रोथ को। जो ग्लोबल ग्रोथ जो भी होगी उसमें इन 5 कंट्री की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उसके भी कुछ वजह हैं। वजह यह है कि ग्लोबल पॉपुलेशन, जो इस दुनिया की जो जनसंख्या, उसका 40 से 42% इस 5 इकोनॉमीज को जाता है। और जो 24% जो ग्लोबल जीडीपी है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है, वो इन 5 कंट्रीज से आएगी। और जो 16% वर्ल्ड ट्रेड है, जो वर्ल्ड में जो दुनिया लेवल पे जो व्यापार होगा, वो इस कंट्रीज के हिस्से में आएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि 2050 तक डोमिनेट करेंगी ये कंट्रीज ग्लोबल ग्रोथ को। और ये 5 कंट्रीज कौन कौन सी है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके बाद हम इनके रिलेशंस कुछ देख लेते हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस में अगर हम देखें तो एनडीबी और सीआरए। एनडीबी स्टैंड फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड सीआरए स्टैंड फॉर कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। इसकी भी स्थापना 2014 में इस ग्रुप के अंदर कर दी गई है। और वो मीटिंग कहां पे हुई थी? ब्राजील में हुई थी। और वो हुई थी 6th समिट। और न्यू डेवलपमेंट बैंक बना ही क्यों? इसमें क्या था कि मोबिलाइज किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा फाइनेंस, जिससे कि हम उस फाइनेंस को यूज कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और सेकंड, जो सीआरए की क्रिएशन, इसको क्यों बनाया गया था कि पेमेंट क्राइसिस जो होंगे या शॉर्ट टर्म इम्बैलेंसेस होंगे, उसको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू हम उसको क्या करेंगे? क्लियर आउट करेंगे। तो ये जो 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनकी भी स्थापना इस ब्लॉक के अंदर हो चुकी है। और इस ब्लॉक ने आईएमएफ रिफॉर्म्स भी किए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में भी जाके रिफॉर्म्स किए हैं। प्रपोजल रखा था 2010 के अंदर। उसके बाद क्या किया गया जाता है कि जो इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसका कोटा बढ़ा के 6% कर दिया जाता है। 6% इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। 6% एक बहुत ही बड़ी अमाउंट या बहुत ही बड़ा शेयर कहा जा सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। और उसका कंट्रीब्यूशन इन 5 कंट्रीज के कदम से लिया गया था। उसके बाद जो वर्ल्ड ट्रेड है या वर्ल्ड एक्सपोर्ट है, जो भी वर्ल्ड ट्रेड पे व्यापार किया जा रहा है दुनिया लेवल पे, उसमें भी एक WTO स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 10 साल में इसकी इंक्रीमेंट देखी जाती है 8% से 16%। मतलब कि जितना भी व्यापार ये 5 कंट्रीज कर रही थी 2001 में, वो बढ़ के 2011 में कितना हो जाता है? 16%। इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। मेनली इंडिया को देखेंगे। इंडिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव इस ब्लॉक के अंदर रखा था, जिसकी क्रिएशन फिर 2014 में होती है। इंडिया कुछ फोरम्स की भी बात करता है जिसमें थिंक टैंक्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स अपनी बात कहते हैं, जैसे कि एकेडमिक फोरम्स, अर्बनाइजेशन फोरम, शहरीकरण फोरम्स की बात करी जाती है। क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इसीलिए इन 2 फोरम्स में भी इंडिया
बात करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कवर करते हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन इस ब्लॉक के कैसे हैं। इसका जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है, आप ये कह सकते हैं कि जो बातचीत करने का एक जो इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो इनका बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि हाई डेलीगेट मीटिंग्स, उसमें फॉरेन एम्बेसडर्स भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं और इवन प्रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं कंट्रीज के, और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, इनका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि ये सारे डेलीगेट्स, आप ये कह सकते हो कि हाई लेवल्स की मीटिंग इस ब्लॉक में आके करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इंडिया को एक ट्रूली इंटरनेशनल प्लेयर की फॉर्म में देखा जा रहा है इस ग्रुप का मेंबर बनने के बाद। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके जो 2 परमानेंट मेंबर है, 2 परमानेंट मेंबर कौन से? चाइना और रशिया। इंडिया उनके साथ एंगेजमेंट कर रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है जाके। तो ये 2 वो कंट्रीज है जो परमानेंट मेंबर भी है और इन दोनों परमानेंट के मेंबर के पास वीटो पावर भी है। किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया का एक बैलेंस व्यू भी देखा जाता है, एक रास्ता इंडिया ने क्या निकाला कि चलो हम वेस्ट में भी कॉपरेशन कर रहे हैं। वेस्ट में कॉपरेशन कैसे कर रहे हैं? क्वाड के थ्रू, न्यू क्वाड के थ्रू और आईपेक, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें इस जो इनिशिएटिव को, जो हमने अभी ये आईपेक की बात कर रहे हैं, इसको लीड कौन कर रहा है? यूएस से, राइट। साथ ही साथ इंडिया ब्रिक्स और एससीओ का भी मेंबर है। तो इंडिया के रिलेशन जो वेस्ट के साथ हैं अब बैलेंस होते दिखाई दे रहे हैं। इस बैलेंस होते दिखाई को कौन देख रहा है? ये चीज ये देख रहा है चाइना और रशिया। ये हो गए हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन। क्या इस ग्रुप के, क्या इस ब्लॉक के, क्या इन 5 इकोनॉमीज के कोई चैलेंजेस भी हैं? बिल्कुल है। अगर हम पहला चाइना फैक्टर को ही देख ले तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज है। क्यों है? क्योंकि इस ग्रुप को एजर्ट करता है, प्रेशराइज करता है या जोर देके चाइना यूज करता है। कैसे यूज करता है? एंटी यूएस के खिलाफ करता है। सेकंड, टेरिटोरियल और इंटीग्रिटी। जो टेरिटोरियल हमारी इंटीग्रिटी है वो हैम्पर होती है, वो कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंचाई जाती है। क्यों पहुंचाई जाती है? क्योंकि देखो, रशिया और चाइना दोनों परमानेंट मेंबर है और इस ब्रिक्स के पार्ट भी हैं, लेकिन दोनों के ही बॉर्डर इश्यूज हैं। लाइक रशिया का यूक्रेन के साथ जो अभी अग्रेशन वॉर चला हुआ है वो, और इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी रनिंग में है वो। तो दोनों परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल, या आप कह सकते हो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, ब्रिक्स के मेंबर है, लेकिन दोनों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है इंडिया और यूक्रेन के साथ। उसके बाद हम बात करें तो इकोनॉमिकली डोमिनेट करता है इस ग्रुप को चाइना, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसीलिए एक्सपोर्ट के मामले में चाइना का जो रोल इस ग्रुप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कह सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे देखा जाता है। उसके बाद जो बाइलेटरल ट्रेड है, मतलब आपसी व्यापार, 2 कंट्रीज के बीच व्यापार, वो लो है। वो लो क्यों है? इस ब्रिक्स के अंदर वो लो क्यों पाया गया है? उसका कारण क्या है? क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखिए 5 कंट्रीज का, कि साउथ अफ्रीका कहां पे लाई करता है? अलग ही कॉन्टिनेंट है। ब्राजील का अलग ही कॉन्टिनेंट है। इंडिया, चाइना और रशिया, मतलब 3 कंट्रीज तो एशिया से आ रही हैं, एक अफ्रीका से आ रही है और एक क्या आ रही है? साउथ अमेरिका से। इस वजह से जो बाइलेटरल ट्रेड है वो है लो है। और इकोनॉमीज प्रोटेक्शनिस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं अपने लोकल बाउंड्रीज को बचाना चाहती है थ्रू इंपोर्ट ड्यूटीज, थ्रू टैक्स, थ्रू काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। ये जो है ये टैक्सीज हैं, इसके थ्रू ये इकोनॉमीज, जितनी भी 5 इकोनॉमीज हैं, अपने जो आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना चाहती हैं। उसके बाद कुछ इसमें सेक्टर्स भी हैं जो नेग्लेक्टेड किए गए हैं, उस पर मतलब इतना ध्यान नहीं दिया गया। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें क्या है कि 15 मेंबर है, जो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो 15 मेंबर्स का बना हुआ है। इसमें 10 मेंबर हैं वो है नॉन परमानेंट और 5 मेंबर हैं वो है परमानेंट। अब बात की जा रही है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर है इसमें सीट्स को बढ़ाया जाए, इसमें और कंट्रीज को रखा जाए। जैसे कि इंडिया के लिए बिड की जाती है, जापान के लिए की जाती है, ब्राजील के लिए की जाती है, इन कंट्रीज, और इवन तो जर्मनी के लिए भी की जाती है कि इन कंट्रीज को भी परमानेंट सीट दी जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फैक्टर है। टेररिज्म, अपने आप में आतंकवाद एक ये उभरता हुआ एक फैक्टर निकल के आ रहा है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, उसको रिडक्शन की स्ट्रेटजीज, ये भी अपने आप में एक उभरती हुई चीज है। उसके बाद ह्यूमन राइट वायलेशंस, अभी जो यूक्रेन में वॉर हो रहा है वहां पे कहीं ना कहीं की वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। वैसे ही जैसे मुस्लिम माइनॉरिटीज
नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में चाइना के रहती है, वहां पे भी ये चीजें पाई जा रही हैं। तो इस पे अभी ध्यान नहीं दे रहा है ये ब्लॉक इतना ज्यादा। साइबर थ्रेट ये भी अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा मामला इस ग्रुप के आगे आ रहा है। क्या इस चीज को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए, क्या हमारे पास कोई वे फॉरवर्ड है? क्या इससे हम चीजों को या आप इस ग्रुप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे है हमारे पास वे आउट? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो दो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इस ग्रुप में बने हुए हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए, पहले तो वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ, और जो रीजनल बने हुए हैं लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इससे भी के साथ मिलके हमारे इन दोनों इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को कोऑपरेट करना चाहिए। एक पैरेलल ग्रुपिंग भी, इस ग्रुप के अंदर भी एक ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक विद इन ब्लॉक, मतलब उसमें कौन कोऑपरेट करता है? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, और दो कंट्रीज अभी नहीं आती इसके अंदर, वो आती हैं चाइना और रशिया, क्योंकि ये पूरा तो ब्लॉक बनता है ब्रिक्स का, और ये 3 कंट्रीज का एक और ब्लॉक बनता है। तो अगर इसको भी स्ट्रेंथन दी जाए तो उस ब्लॉक पे हम थोड़ा सा प्रेशराइज करके चीजों को और स्मूथ कर सकते हैं। उसके बाद मस्ट एक्नॉलेज, थोड़ा सा इस टर्म को देखना, यहाँ पे मस्ट एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो आगे बात की गई है टेररिज्म, ये अपने आप में ये एक विश्व स्तर पे एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि जिसको हमें एक्नॉलेज तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कि ये मामला बहुत ही पेचीदा धीरे धीरे होता जा रहा है। उसके बाद डीप कनेक्ट विद ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मतलब इक्वेटर से नीचे जो जो कंट्रीज आती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, आप ग्लोब पे जाके जब देखोगे तो वो डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ज्यादातर, तो उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। उसमें लाइक आप कह सकते हो कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है, और एशिया की भी कुछ कंट्रीज उसके अंदर आती हैं, तो उसमें ग्लोबल साउथ की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। उसके बाद इस ग्रुप की जो मेंबरशिप है उसको भी बढ़ाया जाए। लाइक अभी ईरान और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव रखा है, वो राजी हुए हैं कि हम इस ब्रिक मैकेनिज्म में आ रहे हैं, इस 5 कंट्रीज के साथ अपने हिस्सेदारी रख रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम ब्रिक्स की मेंबरशिप को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो इस ब्रिक्स की आप ये कह सकते हो कि आइडेंटिटी और स्ट्रांग होगी आने वाले टाइम में। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिक्स। अभी आप लोगों को क्या करना है, या तो आप नोट्स डायरेक्ट यहीं अपना डिजिटली आप बना सकते हैं, उसको थोड़ा पॉज करके, ये आप सीधा जाएं टेलीग्राम चैनल्स पे, उस पे क्या होगा कि हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिक्स। थैंक यू सो मच।